गुड मॉर्निंग एवरीवन। चल देखते हैं, रहने दो, कोई बात नहीं। काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले। बस देखो, साइलेंस एक के को है, ना देंगे किसी को। इधर देखो, ये आज कर लो। अरे ऊपर से चेहरा चमक रहा होगा। देखो इधर, अभ्यास प्रश्न। साइलेंस। ये लास्ट क्लास है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर था इसलिए ज़्यादा पार्ट में चला गया, और आधा घंटा का ही होता था, इस वजह से भी थोड़ा हो गया। कोई बात नहीं, आज इसको ख़त्म करते हैं। पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, ये है चैप्टर का नाम। उसके बाद बताइए लेखक कौन है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जी का जन्म कब हुआ था? कोई एक लोग 6 दिसंबर 1837। साइलेंस। दूसरा बताइए इनकी मृत्यु कब हुई थी? साइलेंस। 28 अक्टूबर 1900 में। हाँ, सब ईस्वी में ही है। बताइए इन दोनों के बीच अंतर, कितने उम्र की आयु में उनका मृत्यु हो गया? 77 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मैक्स मूलर के पिताजी का नाम दिया हुआ है क्या? विल्हेम मूलर। ठीक है, विल्हेलम। अब ठीक है। उसके बाद और क्या, ये किस भाषा से प्रभावित थे? संस्कृत भाषा से। और नाइट की उपाधि किसे दी गई थी? किस चीज की उपाधि? ठीक है, तो ये सब था इस चैप्टर में। इस चैप्टर में विशेषकर किस बारे में बात किया गया है? तो भारत के सभ्यता, संस्कृति और भाषा के बारे में। सभ्यता, संस्कृति और भाषा के बारे में बात की गई। किसी को कोई दिक्कत? और भाषा में भी सबसे ज्यादा किस भाषा के बारे में? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, वो इस बात को मानते थे। लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया, ये सब संस्कृत भाषा से ही लेकर के कुछ कुछ शब्द बनाया गया है। जैसे वो एग्जाम्पल के तौर पे संस्कृत में अग्नि, वहाँ पर इग्निस या उग्निस, इस तरह से। संस्कृत में मूसा, वहाँ पे माउस, माइस, मूस, इस तरह से एग्जाम्पल था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं क्या क्या इसमें बनाने के लिए बोला गया। पाठ बोध और अभ्यास। कलर चेंज, बोध और अभ्यास। ब्लैक करेंगे तो ये भी है ना। पाठ के साथ देखो, साइलेंस क्या करें? हरा। साइलेंस। समस्त भूमंडल में। साइलेंस। हमर मन, चुप रहो। हमर मन, फिर बोलिए ना। हमर मन, हमार मन, हमार मन। समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि सबसे परिपूर्ण अगर कोई देश है तो भारत है।
हर एक प्राकृतिक संपदा अगर कहीं पे है तो वो कहाँ है? भारत में। ऐसा इसलिए कहा गया है कि अगर आपको एक ही समय में ठंडी का अनुभव चाहिए तो कश्मीर चले जाइए, उसी समय गर्मी का आभास चाहिए तो आप केरल चले जाइए, उसी समय बरसात का आभास चाहिए तो मेघालय चले जाइए। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर चीज़ आपको मिल सकता है। अगर आपको यहाँ हिमालय पर्वत से लेकर के थार का सबसे बड़ा मरुस्थल भी भारत में पाया जाता है। तो इस सब कारणों के वजह से उन्होंने बताया है कि भारत जो है प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश अगर कोई है तो वो कौन सा देश है? भारत है। यहाँ पहाड़ भी है, पठार भी है, रेगिस्तान भी है, ठंडा जगह भी है, समुद्र भी है, हर चीज़ से सुसंपन्न, लेकिन फिर भी नेताओं की वजह से हम लोग मजबूर हैं। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? भारत के गांव में। कहाँ हो सकते हैं? क्योंकि शहर में तो सिर्फ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखेगी, उस बिल्डिंगों में आपके जो इमोशन होंगे वो सब दिखने को नहीं मिलेगा। अच्छे संस्कार, सब लोग अपने में व्यस्त, काम काम सिर्फ काम। संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, पर्व त्योहार ये सब ज़्यादातर शहर से ज़्यादा बेहतर गांव में देखने को मिलेगा आपको, रीति रिवाज हर चीज़। तो इसलिए सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होगा? तीसरा क्वेश्चन है, भारत के पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? जो यूरोप या फिर पश्चिमी लोग हैं, जो पश्चिमी लोग हैं उनके लिए भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि बहुत ही वांछनीय है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत का जो सभ्यता और संस्कृति है उसको वो लोग नहीं पहचान पाए आज तक। ठीक है, चैप्टर में ये सब बातें दी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले, जैसे कहा गया है अगर आप लॉ का स्टूडेंट हैं, कानून की पढ़ाई करते हैं, किस चीज़ की पढ़ाई? तो भी आपको भारत से बहुत कुछ सीखना चाहिए। उसके बाद अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, वनस्पति विज्ञान ये सब के बारे में है, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर कोई चीज़ आपको रिसर्च के लिए चाहिए तो भारत में वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा, जड़ी बूटी ये सब लेकर के हर चीज़। वनस्पति विज्ञान में भी अगर आप अभिरुचि रखते हैं उसके लिए भी आपको भारत प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यकता है। अगर कोई भाषा के बारे में सीखना चाहते हैं उसके लिए भी भारत प्रत्यक्ष रूप से काम आएगा। अगला, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों? वारेन हेस्टिंग्स कौन था? कौन बताएगा? हाँ, वारेन हेस्टिंग्स एक एम्प्लॉय था ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसको सोने का सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था, जो सोना के सिक्कों से भरा हुआ था। तो लेखक कहा कि वारेन हेस्टिंग्स संबंधित एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना इसलिए क्योंकि वो जो सोने के सिक्कों से जो भरा हुआ घड़ा मिला था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक के लिए वो इंग्लैंड भेजा दिया गया, और वहाँ जब वो पहुँचा तो पता चला कि वो सोना का सिक्का अब सोना में बदल चुका है। उस सिक्के का ऐतिहासिक महत्व वो लोग न समझ पाए और उसको गला करके सोना बना दिए। उस सिक्कों पर जो छाप था, उस सिक्कों का जो महत्व था, जैसे हम लोग बोलते हैं इंग्लैंड की महारानी के पास कौन हीरा है? कोहिनूर हीरा का जो पैसों का मूल्य है उससे कई गुना ज़्यादा उसका ऐतिहासिक महत्व है। तो किसी जो वस्तु होता है कोई उसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लो इसमें कोई होगा जिसके पापा ये सब कभी पढ़े होंगे तो उनका कुछ लिखावट ये सब होगा, तो अगर आप उसको बेचते हैं तो क्या रुपया मिलेगा? मान लो अगर 1 किलो हुआ तो 10 रुपया के आसपास मिल सकता है, लेकिन उसका जो पैसों का मूल्य है उससे कई गुना ज़्यादा ऐतिहासिक मूल्य है। आपके इमोशन जुड़े हुए हैं उसके साथ, तो इसलिए आप उसको संभाल करके रखते हैं। उसी तरह से
जो सोने का सिक्का मिला था उसका पैसों का मूल्य उस समय जिस समय मिला था उस समय तो बहुतों सोना सबके मिल रहा था, तो उसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा था, मूल्य का महत्व बहुत कम था। तो वो ऐतिहासिक महत्व न समझ पाए और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो गई। किसी को कोई दिक्कत? नहीं भागा है, आ जाएगा। तो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है, और क्यों दिया है, तो क्यों दिया है आप उसमें बता सकते हैं कि ऐतिहासिक महत्व उसका नहीं समझ पाया और वो बहुत ही महत्वपूर्ण सोने का सिक्का था, इसलिए इस घटना को क्या बोला गया, दुर्भाग्यपूर्ण घटना बोला गया। आगे देखिए, लेखक ने नीतिक कथाओं, देखो हम इस सब का चाहेंगे तो हम आंसर लिखवाएंगे, लेकिन आंसर हम इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि सबसे ऊपर लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन के फर्स्ट पेज पे, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर। तो अगर ये क्वेश्चन है तो एक ही लाइन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सेम टू सेम किसी का आंसर नहीं होगा। अगर आप सेम टू सेम हम लिखवाते तो सब लोग वही चीज़ याद करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं सोच पाएंगे, आसपास का कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपने दिमाग से अगर आप सोचिएगा तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। और ये तो अगर मान लो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो याद कर भी लोगे, 5 नंबर वाला क्वेश्चन का अगर हम आंसर लिखवाते हैं 2 पेज में तो कहाँ से होगा। तो उसके लिए तरीका बताएंगे, आप खुद से लिखिए। जब खुद से लिखिएगा तो हम अगर 2 पेज का बताएंगे तो आप 5 पेज लिख पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम जानबूझ करके इस सब का आंसर नहीं लिखवाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका वाकई में हमको लिखवाना पड़ेगा तो उसका हम लिखवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया। उग जा, कहा यह जा रहा है कि लेखक ने नीतिक कथाओं, कौन सी कथा, नीतिक कथा के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान, जैसे एक लाइन आया था कहानी में कि अगर नीति कानून के बारे में भी अगर पढ़ना है तो भारत सर्वश्रेष्ठ है, अगर नीति के बारे में, जैसे कोई पार्टी होती है, सबका अपना अपना नीति होता है, कोई कहता है जैसे बिहार में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है तो कोई कहेगा कि शराब अच्छी चीज़ है, कोई कहेगा नहीं अच्छा नहीं, तो सबका अपना अपना नीति है, अपना अपना सोच है। तो वही कहा जा रहा है कि नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान, वो उस चैप्टर में बोले थे कि अगर नीति कथाओं भी अगर आप पढ़ते हैं, नीति के क्षेत्र में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो भारत में ऐसी ऐसी नीतियों का संसार बसा हुआ है जिससे आप सीख सकते हैं। नीतियों का संसार बसा हुआ है कहाँ, भारत में, क्योंकि बहुत तरह की ऐसी नीति है जो अच्छी नीति है, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया, यानी भारत के नीतियों का योगदान किस तरह बताया है। अगर आप भारत के नीति को सीखते हैं तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। वो अपने यूरोप और पश्चिमी लोगों के बारे में बोल रहे थे। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया। जैसे प्राचीन प्रमाण व्यापारिक संबंध बताना है तो उस समय भारत से बहुत सारे सिल्क ये सब जाते थे। आपको बताए थे कि कुछ वर्ष पहले, जैसे 200-300 साल पहले, भारत के पास बहुत ज़्यादा सोना हुआ करता था, और वो ऐसे नहीं कि किसी से छीन करके लाया गया, वो पहले का जो सिस्टम था व्यापार करने का, अभी तो पैसों से व्यापार होता है, पहले का जो सिस्टम था वो व्यापार से नहीं होता था, एक बंटन विधि या फिर कोई विधि कहते हैं, जिससे कोई वस्तु आप हमको दीजिए, उसके एवज में हम आपको कोई वस्तु देंगे, क्या बोलते हैं उसको, वस्तु विनिमय प्रणाली। हाँ, तो उस तरह से तो पहले सोना के माध्यम से व्यापार होता था, आपको जो वस्तु चाहिए हम वो देंगे, उसके एवज में आप हमको उतने मूल्य का सोना दीजिए। तो जो भारत था वो कपड़ों का हब हुआ करता था, भारत का सिल्क, बनारसी साड़ी, अभी बनारसी साड़ी उतना नहीं है, बनारसी साड़ी आज का फेमस नहीं, वो उसी समय का जिस समय हाथ से बनाया जाता था, सिल्क, भारत का चादर, ये सब, तो वो यूरोप वाले लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद पड़ता, तो वो लोग खरीदते थे और हम लोग को सोना देते थे। और इसका 125 यूनिट, 125 यूनिट का कमाल है। साइलेंस, सुनो सुनो सुनो। तो इस वजह से हम लोग के पास बहुत ज़्यादा, उस समय व्यापार में हम लोग सबसे आगे हुआ करते थे।
उस समय व्यापार में हम लोग सबसे आगे हुआ करते थे, चाहे वो अफीम का खेती हो गया, चाहे सबसे पहले ये खैनी खाओगे तो जान से जाओगे, जहांगीर खैनी का क्षेत्र बनाया था। ओए तो चाहे तंबाकू का हो गया, हर चीज़ में हम लोग उत्पादन में सबसे आगे थे। धीरे 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 पिछड़े हैं। आज जो स्थिति है वो आज का नहीं है, वर्षों से चला आ रहा है। साइलेंस। देखो, तो ये बता रहे हैं कि यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया। प्राचीन प्रमाण ये भी था कि कुछ शब्द जो था वो हमारे यहाँ से शुरू हुआ था और कुछ उसी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप या फिर कोई दूसरा थोड़ा मोड़ा चेंज करके यूरोप में उसी को विस्तारित कर दिया गया। और उसके बाद समुद्र तट से जो व्यापारिक प्राचीन प्रमाण लेखक ने दिखाया है वो ये था कि भारत के सोना का सिक्का गया उस साइड। दूसरा ये कि समुद्र तट से विलियम कौन आया था। फिर उसके बाद वास्को डी गामा, वो भी यूरोप से ही आया था। वो भी आया और यहाँ से क्या लाद करके ले गया था, सबसे पहले मसाला लेकर के गया था। तो ये सब व्यापारिक संबंध है, ये सब आप प्राचीन प्रमाण में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में कहा यह गया कि अगर आप नियम कानून के बहुत अच्छे जानकार बनना चाहते हैं, अगर कोई अच्छी व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं, तो आप भारत के ग्राम पंचायत से आप सीख सकते हैं कि भारत का जो उस समय का जो ग्राम पंचायत था, उस समय क्या होता था। अभी तो उस मुखिया और सरपंच ये सब का कोई वैल्यू नहीं है, वो सब काम ही नहीं करता है, अपना वैल्यू खुद खराब किया है। उस समय क्या होता था कि गांव में कोई भी समस्या हुआ, चाहे मारपीट हुआ, झगड़ा लड़ाई, चाहे कुछ भी हो, वो पंच में ही समस्या का समाधान हो जाता था। समझो तो उस समय के जो पंच होते थे या सरपंच होते थे वो राजा महाराजा की तरह होते थे। उनका बात अगर कुछ हो गया तो उसको सबको मानना है, कोई काट नहीं सकता। और अभी थोड़ा हुआ ये पंचायती डायरेक्ट थाना में केस होता हुआ, डायरेक्ट केस होगा, वो सबसे कोई मतलब नहीं। पहले क्या होता था कि गांव की समस्या बाहर जाती ही नहीं थी, गांव की समस्या गांव में ही खत्म। अब बाहर गया ही नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हाँ उस गांव में ऐसा मामला हुआ था, तो गांव बहुत अच्छा है। किसी के बुरे कर्मों के बारे में आपको पता नहीं है तो वो आदमी अच्छा है, जब पता चल गया तो अच्छा। तो पहले यही होता था, कोई भी कांड हुआ गांव में तो गांव में का अगर कांड हुआ तो वो गांव में ही खत्म, पंच सरपंच ये सब लोग खत्म हो जाते, एक काम को समाप्त कर देते थे, फैसला वहीं हो जाता था, वो भी तुरंत हो जाता। तो भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया। जो नियम कानून के अच्छे जानकार एक अच्छी व्यवस्था बनाने चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण बतलाया। स्पष्ट करें, तो आप ये सब स्पष्ट कर सकते हैं इस तरह से। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। धर्मों की दृष्टि से भारत का यह महत्व है कि सबसे प्राचीन धर्म जिसको सनातन धर्म माना जाता है, उसकी उत्पत्ति या सबसे पहले कहाँ हुआ था, भारत में। भारत एक ऐसा है जो आज की बात नहीं करता है, वर्षों पुराने 4 युग की बात करता है। सबसे पहला तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अभी कलयुग। इतना पुराना बात तो कोई नहीं करता है। अगर पूछा जाए कि सनातन की शुरुआत कब हुई तो सतयुग से। कब से हुई,
सतयुग। अभी बाकी जितने भी धर्म हैं उसका कोई ना कोई एक साल फिक्स है कि हाँ 1500 ईसा पूर्व या फिर इतने ईसा पूर्व से या फिर कोई ईस्वी से ये आए, उसके बाद इस धर्म की शुरुआत हुई। जैसे महावीर आए तो जैन धर्म की शुरुआत हुई, बौद्ध आए तो बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। लेकिन सनातन कब से? सतयुग से। तो सबसे प्राचीन धर्म अगर माना जाता है तो वो किसको माना जाता है? सनातन। और भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ से दो नए धर्म की उत्पत्ति हुई है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। वो भारत की धरती से ही उत्पत्ति हुई है, तो इसलिए भारत का महत्व अलग है। धर्मों की दृष्टि से भारत का सबसे उच्च महत्व है। और भारत का जो सनातन धर्म के आधार पर जितने भी मंदिर बने हैं वो सभी मंदिर कुछ ना कुछ उसमें रहस्य छुपा हुआ है, साइंस आज भी नहीं बता पाया है वो सब रहस्य का। तो इस वजह से भारत का जो धर्म और धर्म के आधार पर बनाई गई व्यवस्था, उसके बारे में बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, भारत किस तरह अतीत मतलब इतिहास और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? स्पष्ट है। सुदूर भविष्य मतलब सुंदर भविष्य, ठीक है, बहुत अच्छा भविष्य, सुंदर समझ सकते हैं। तो भारत किस तरह अतीत और सुंदर भविष्य को जोड़ता है? अतीत में कितना अच्छा था और भविष्य में कितना अच्छा होगा। अभी जो काम किए जा रहे हैं उसके भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो सब के बारे में लिखना है। और अभी से पहले इतिहास में क्या उसका इतिहास रहा है, क्या वो इतिहास में ऐसे कौन कौन काम किए हैं जिससे भारत का भविष्य अच्छा होगा। पहला काम तो अंग्रेजों को भगा दिया, जिससे भारत इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया। कोई भी काम करेगा तो उसका फल किसी दूसरे को नहीं मिलेगा, खुद को मिलेगा। पहला ये इतिहास की बात करें तो। दूसरा, अभी के समय में अगर हम लोग शिक्षा पर अच्छे से ध्यान दें तो सुंदर भविष्य बन सकता है। अगर हम लोग अपने स्वदेशी निर्माण पर ध्यान दें तो भविष्य अच्छा बन सकता है। किसी दूसरे देश का प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें तो भविष्य अच्छा बन सकता है। जैसे अभी कुछ ज़्यादा ही टैरिफ वार चल रहा है, मंदी आ चुकी है, सब देश अपना अपना कर रहा है कि हम सबसे ऊपर, हम सबसे ऊपर। तो भारत कर रहा है नहीं, तुम सब रहो अपना ऊपर, हम अपना सामान यूज करेंगे। जैसे होता क्या है, अगर आप किसी दूसरे देश का सामान यूज करते हैं तो अपना पैसा उसको देते हैं, तो दूसरे देश में जाता है तो वो अमीर होता है। तो स्वदेशी इसलिए बोला जाता है, बार बार बोला जा रहा है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इसीलिए क्योंकि अपना सामान खुद यूज करेंगे तो अपना पैसा अपने पास ही रहेगा, इसलिए। तो ये सब बातें आप लिख सकते हैं, अतीत और भविष्य को आपस में जोड़ करके स्पष्ट कर सकते हैं। मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाएं? संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाएं? आपको बताए थे कि जो संस्कृत भाषा है, अगर कोई लोग संस्कृत भाषा बोलते हैं तो उनके लिए बाकी सभी भाषा बोलना आसान हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत भाषा एक ऐसा भाषा है जिसको बोलने से आपका जो जीव है वो एकदम लचीला हो जाता है। बाकी कोई भाषा बोलते हैं और संस्कृत बोलिएगा तो फंस जाइएगा, अटपटा, मतलब कुछ बोलते समय नहीं हो जाता है, तो उस तरह से आपका जीव रुक जाएगा। लेकिन संस्कृत बोलते हैं और दूसरा कोई बोलते हैं तब उसमें नहीं फंसिएगा। तो संस्कृत भाषा की ये विशेषता है। और संस्कृत भाषा में कई सारे ऐसे ऐसे नियम बनाए हुए हैं जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जैसे पंडित जी लोग को पूजा कराते हैं तो शंख बजाया जाता है। शंख से तो एक साइंटिफिक भी फायदा है और एक बाकी जो भी धर्म को लेकर नियम बनाया हुआ है वो अलग है कि पूजा के बीच में शंख बजाना, तो उसका साइंटिफिक फायदा आप लोग को बताए हुए हैं कि जो साइंटिफिक फायदा है वो क्या है, तो फेफड़े ठीक रहता है। और बाकी जो ब्राह्मण लोग हैं वो शाकाहारी भोजन करते हैं, तो उसका भी साइंटिफिक फायदा ये है कि जो शाकाहारी भोजन होता है वो खास करके पेड़ पौधे से आती है और मांसाहारी भोजन जीव से आता है, कोई जीव जंतु से। तो जो पेड़ पौधों में लगने वाली बीमारी होती है वो हम लोग में ट्रांसफ़र नहीं होगा। पेड़ पौधों में जो बीमारी होगा, अगर मान लो किसी पेड़ में या पौधा में कोई बीमारी लगा हुआ है, उसको हम खाते हैं तो वो बीमारी हमें नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से मीडियम जो हो गया वो चेंज हो गया। लेकिन अगर कोई जानवर में, कोई जीव में अगर कोई बीमारी लगा हुआ है और उसको हम लोग खाते हैं तो वो बीमारी हम लोग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसलिए शाकाहारी भोजन को सर्वोत्तम माना गया। तो साइंटिफिक फायदा एक ये है। दूसरा सुनो, साइलेंस। अगर आप मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले क्या बजाते हैं? घंटी। घंटी जो होता है
उसका घंटा नहीं रे, घंटी बजाते, शांत रहो। उसका भी साइंटिफिक फायदा ये है कि जो उससे आवाज़ निकलती है, उसका जो रेजोनेंस बनता है, अनुनाद जो बनता है, वो भी आपके ब्रेन को एक जगह एकत्रित करता है, शांत करता है, जिससे आपका जो बाहर का जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं उसको ख़त्म करता है और एक जगह एकत्रित करता है, वो उसका जो रेजोनेंस होता है। तो ये भी एक और इस चीज़ को साइंस प्रूव किया है। जो भारत में जितने भी मंदिर हैं उसका शेप ऐसे बनाया जाता है, डायरेक्ट छत नहीं होता। उसके पीछे पृष्ठ तनाव का एक कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में आप लोग पढ़िएगा 11th में। तो ये सब साइंटिफिक फ़ायदा है धर्म को लेकर के। तो आज भी बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो रहस्य के रूप में है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई साइंस जरूर छुपा हुआ है। ठीक है, तो मैक्स मुलर संस्कृत की कौन सी विशेषता, देखो संस्कृत बताने कहाँ पहुँच गए हम। संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और उसके महत्व बतलाए थे। विशेषता ये था कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, जितनी भी भाषा थी वो सब संस्कृत भाषा से ही निकला हुआ है। उसके कुछ एग्जाम्पल अग्नि और उग्निश करके दे सकते हैं, और बाकी मूस, ये सब चीज़ें उसमें लिख सकते हैं। आगे देखो, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? लेखक वास्तविक इतिहास भारतीय इतिहास को मानता है, क्योंकि वो भारत के सभी संस्कारों से, सभी जो भी संस्कृत में था लिखा हुआ, वेद, उपनिषद, जो भगवद गीता है, रामायण है, जो भी ग्रंथ है, उससे प्रभावित थे। इस वजह से वो भारतीय इतिहास को ही क्या मानते हैं? वास्तविक इतिहास मानते हैं। संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पश्चात जगत के प्रमुख लाभ क्या क्या हुए? संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पश्चात जगत के प्रमुख लाभ क्या क्या हुए? तो संस्कृत बोलने से क्या लाभ हुआ है, हिंदी बोलने से क्या लाभ हुआ है? आपको बाकी जितने भी संविधान में रजिस्टर्ड भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, वो भी बता चुके हैं। कितने हैं? कितने हैं? 22। 4 गो नहीं है, 22 गो। कितने भाषा हैं? 22 भाषा का नाम किसको किसको याद हो गया है? हाथ उठाओ तो। नहीं याद है? एक बार हम फिर से बोल देते हैं, सुन लो। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, हाँ उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद गुजराती, कन्नड़, एक और छोटा, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडा, डोगरी, मैथिली, संथाली। एगो कोई छूट गया है, एगो कोई ना कोई छूटा है बीच में। भोजपुरी नहीं, अरे गुजराती और कन्नड़ के आसपास एगो कोई ना कोई छूटा है। कर्नाटक के नीचे कौन सा राज्य है? छोड़ो जाने दो। तो ये 22 गो भाषा है। संस्कृत और दूसरी भाषाओं के अध्ययन से पश्चात, संस्कृत भाषा के अध्ययन जब आप करेंगे तो उससे आपको भाषा का इतिहास पता चलेगा, तो ये सबसे बड़ी महत्व है। उसके बाद और अगर आप अन्य भाषा, तो उस भाषा के बारे में आपको जानना पड़ेगा। जैसे हिंदी भाषा हो, संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसके बारे में वर्षों पहले उसका एक व्याकरण लिख दिया गया था, जिसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा के व्याकरण का नाम क्या है? संस्कृत भाषा के नियम कानून सब उसी में लिखे हुए हैं, अष्टाध्यायी, और उसी में से छाटा हुआ हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं। आपको व्याकरण में बताया गया होगा, ये अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है जिसमें व्याकरण के बारे में लिखा हुआ है भाषा के। लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है और क्यों? नवागंतुक का मतलब है नए लोग, युवा लोग। नवागंतुक का मतलब क्या है? जो नए अधिकारी बने हैं या फिर नए हैं, युवा हैं, उनके लिए लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारी, युवा अधिकारी समझिए, को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया और क्यों? किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है? तो भारतीय अधिकारियों के लिए, जो अंग्रेज लोग यहाँ पे आए थे और जो नए नए अधिकारी वहाँ पे बने, उन लोगों को बोला जा रहा है मैक्स मुलर जी के द्वारा कि आप लोग भारत के
नियम कानून से कुछ सीखिए नए लोगों को, और भारत का जो समस्या है, भारत की जो विचार है, भारत की जो संस्कार है, वो सब सीखना चाहिए। किसको? नवागंतुक अधिकारी को, जो यूरोप के नए नए लोग हैं, नए नए अधिकारी हैं, युवा लोग हैं, उनके लिए। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। नया सिकंदर किसे कहा गया था? बोलो, नया सिकंदर किसे कहा गया था? नहीं पता? किसी को नहीं पता? मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा था? हाँ, युवा लोगों को कहा गया था नया सिकंदर। युवा के अंदर वो क्षमता होता है कि वो सिकंदर जैसे विचारधारा को भी खत्म कर सकता है। जो देखो, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता जुलता है। नवागंतुक अधिकारी और नया सिकंदर किसे कहा गया था, ये दोनों। ऐसा कहना उचित है, जो नए नए अधिकारी बने थे वो लोग में इतनी क्षमता होती है कि वो सिकंदर बन सकते हैं। जो जीता वही सिकंदर बोला जाता है ना, ऐसा नहीं है। सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य से हार करके गया था, नहीं पता? तो जो जीता वही सिकंदर कैसे हुआ? तो ये लाइन गलत है। जो हारा वो सिकंदर, ऐसा थोड़ी है कि हर जगह हारा, बाकी हर जगह जीत गया, बस कहाँ हारा? चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया। चलो आगे देखते हैं, टाइम भी हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करना है। पाठ के आसपास जनरल कनिंघम कौन थे? बताए थे आपको, जो सबसे पहले सिंधु सभ्यता का खुदाई हुआ था उसके यही अधीक्षक थे। और उनका क्या महत्व है शिक्षक से मालूम करें तो हम बता देंगे। सिंधु सभ्यता जब भी आप पढ़िएगा ना, तो सबसे पहला नाम जनरल कनिंघम का ही आएगा। विलियम जोन्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी कर मित्रों से उन पर चर्चा करें। सिकंदर कौन थे? भारत के प्रसंग में उनका किस तरह उल्लेख होता है? इतिहास के शिक्षक से जानकारी प्राप्त करें, हिंदी के नहीं, इतिहास के। धर्म सूत्र और रसायन नहीं, समयाचारिक सूत्र क्या है? काहे जी आज इतना अच्छी हो रहा है? कुछ प्रमुख सूत्रों के नाम मालूम करें। मैक्स मूलर के जीवन और कार्यों के बारे में जानकारी एकत्र कर अपने शिक्षक से चर्चा करें। ये आप लोगों का नहीं है, ये हम बताएंगे। आगे देखो, पाठ में आए ऐतिहासिक जातियों और देशों के सूचक शब्दों को चुनकर उनके अर्थ मालूम करें। साइलेंस। देखो यहाँ, ऐतिहासिक जाति और सूचक शब्द, उसको चुन करके उसका अर्थ पता करना है। भाषा की बात अगर की जाए तो निम्नांकित वाक्यों से विशेष्य और विशेषण पद चुने। सुनो, कुछ लाइन होगी जिसमें आपको शब्द चुनने को बोला जाएगा। इसमें जो भी देशज शब्द है वो चुनिए, विदेशज शब्द है वो चुनिए, तत्सम शब्द है वो चुनिए, तद्भव शब्द है वो चुनिए, संज्ञा शब्द कौन कौन है वो चुनिए। कुछ लाइन दिया जाएगा, उसमें सर्वनाम शब्द कौन कौन है वो चुना जाएगा। उसी तरह से इसमें बोला गया है कि विशेष्य और विशेषण, ये दोनों शब्द को चुन करके बताइए हर एक लाइन में कौन कौन विशेष्य है और कौन कौन विशेषण। तो ये होमवर्क के रूप में आप लोग चुन करके लाइएगा। ये भी उसी में का है, ऊपर का 2-3 लाइन छूट गया था। नहीं, दूसरा है, अग्रजा की तरह जा प्रत्यय जोड़कर 3-3 शब्द बनाइए। देखो, अग्रजा का मतलब क्या होता है? बड़ा। अग्रजा का मतलब, और जो लास्ट में लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यय, और पहले लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? जा प्रत्यय है। तो बोला जा रहा है कि जा प्रत्यय से नए 3 शब्द बनाइए। कितने शब्द? 3-3 शब्द आपको बनाना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ करके? तो वैसे 3 शब्द बना करके लाइएगा होमवर्क में। उसके बाद देखो, निम्नलिखित उपसर्गों से 3-3 शब्द बनाए। ये भी उपसर्ग दिया गया है, प्र, निह, अनु, अभि, ये सब प्रत्यय दिया हुआ है। प्र, नि, अनु, अभि और भी, इन सभी प्रत्यय से, सॉरी उपसर्ग से
साइलेंस। उपसर्ग कहाँ लगता है, पहले या बाद में? तो उस उपसर्ग को लगा करके कितने शब्द बनाने हैं? 3 शब्द बनाने हैं। तो वो शब्द आप लोग बना करके लाइएगा। वास्तविक में इक, ओय, वास्तविक में इक प्रत्यय है। एक प्रत्यय से 5 शब्द बनाइए, ये भी आप लोग को बना करके लाना है। शब्द निधि, ये देखो, ये शब्दार्थ है। हाँ, ये सबको याद कर लेना है। शब्दार्थ दिया हुआ है। शब्दार्थ का मतलब क्या है? जो नए नए आप लोग को शब्द। अब इसमें बहुत ऐसा शब्द होगा, शांत रहो, बहुत ऐसा शब्द होगा जिसको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ देखो, अजनबी, अपरिचित लोग, अनजान लोग, स्ट्रेंजर, जो जिसको नहीं पहचानते हैं वो है। और इसमें देखो करने, क्षय मतलब बर्बाद होना, किसी चीज का कम जाना, विनाश हो जाना। परिमाण, मात्रा, ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पढ़े हैं। तो कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसको आपको अर्थ पहले से ही पता होगा, तो जो नया है बस उसी का याद करना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। होमवर्क में इसमें जो व्याकरण वाला पार्ट था, अपसर्ग, प्रत्यय, ये सब, वो वाला आपको बना करके लाना है। हम अगले दिन चेक करेंगे। ठीक है, उपसर्ग से शब्द बनाना था और प्रत्यय से जो शब्द बनाना है वो आप लोग बना करके लाइएगा। अगले दिन का यही होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।